हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने शुरुआत के 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे 1260 नंबर का। आज अगेन हम लोग 2024 के पेपर को ही डिस्कस करने वाले हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन किस पेपर का है ये? माइक्रो पेपर है। चलिए, सो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको समझ में तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट पता हो। कंसेप्ट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। और वो सॉल्यूशन तब समझ में आएगा जब आपको सॉल्यूशन जिस भी टॉपिक का वो टॉपिक आपको आता हो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर लिया है सो दैट कि जो वीडियो की लेंथ हो वो बड़ी ना हो और मैं आपको हर एक चीज छोटी चीज आप लोग को अच्छे तरीके से मैं बताऊं। एंड कितना लिखना है क्या लिखना है वो सब भी मैं समझाऊं। ठीक है। चलिए। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मतलब टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपके सेकेंड यूनिट जो आपके सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका सेकेंड यूनिट जो अनसर्टेनिटी है उससे पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये तभी आपसे होगा जब आप इसको अच्छे तरीके से, मतलब आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप कर लोगे। अदरवाइज फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन पे। देखिए, कहता है अज्यूम दैट द कंटिजेंट कंजम्पशन बंडल ऑफ अ रिक्स एवर्स इकोनॉमिक एजेंट। रिक्स एवर्स इकोनॉमिक एजेंट बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? मतलब रिक्स एवर्स वाले का यूटिलिटी फंक्शन कैसा होता है? कॉनकेव नेचर का होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीजिंग होती है। ठीक है, एमयू डिक्रीजिंग होता है उसका। तो बेसिकली रिक्स एवर्स एजेंट है जिसका बंडल क्या है? C1 एंड C2। तो कंजम मतलब हो सकता है दो डिफरेंट स्टेट्स है। C1 हो सकता है या तो C2, मतलब जो बंडल बेसिकली गिवन है इन दी बैड एंड गुड स्टेट्स। तो कहने का मतलब स्टेट्स है, नेचर गुड भी हो सकता है बैड भी हो सकता है। बैड होगा तो उसकी जो कंजम्पशन है वो C1 है, गुड होगा तो उसकी कंजम्पशन जो C2 है। ये आपको यहाँ पे गिवन ऑफ द वर्ल्ड रिस्पेक्टिवली। ओके। आगे बोला अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड स्टेट इज पाई। ओके, तो कहने का मतलब कि मान लेते हैं नेचर की मैं बात करता हूँ, बैड नेचर हुआ या बैड वेदर रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी पाई दे रखा है। जो गुड रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - पाई होगा। ठीक है। तो ठीक है। टू अवॉइड दिस कंटिजेंट कंजम्पशन बंडल एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफर हिम इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ गामा पर यूनिट ऑफ इंश्योरेंस कवर। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज वेदर की मैं बात करता हूँ, या अगर गुड वेदर रहता तो ठीक है, अगर बैड वेदर रहा तो डेफिनेटली सी बात है वो कुछ कुछ लॉस होगा, आपका कंजम्पशन कम होगा। तो बैड वेदर के करॉस्पॉन्ड में आपको क्या कह रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ऑफर कर रही है एक इंश्योरेंस कि किसी अमाउंट का, अगर मान लेते हैं बैड वेदर रहा तो मैं आपको एक अमाउंट पे करूंगा आपको, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और प्रीमियम का रेट क्या है? गामा। तो लेट सपोज आप जितने अमाउंट का इंश्योरेंस लोगे तो वो अमाउंट इंटू में गामा एक प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। अगर आने वाले सिनेरियो में बैड वेदर रहता है और मान लेते हैं आपको नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो अमाउंट बेसिकली दे देगी। जैसे हम नॉर्मली जो कार के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो अगर एक्सीडेंट होगा तो जितना का मैंने इंश्योरेंस ले लिया इंश्योरेंस कंपनी हमको उतना पैसा दे देगी। लेकिन एक्सीडेंट हो या ना हो मेरे को प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। तो प्रीमियम क्या रेट में पे करेंगे वो यहाँ पे दे रखा है गामा। क्लियर? अब आगे क्या बोला क्वेश्चन? बोला कि बेसिकली derive the first order condition for constrained expected utility maximization। जो बेसिकली एजेंट का एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगा उसका जो मैक्सिमाइज आप करोगे उसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को डिराइव करो और प्रूफ करो, शो करो, सो दैट अंडर फेयर इंश्योरेंस क्या होता है? जहां पे एक्सपेक्टेड इनकम हो जो इंश्योरेंस कंपनी का वो जीरो हो जाता है। अंदर फेयर इंश्योरेंस की बात ये कर रहा है। ठीक है, जो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो जहां पे प्रीमियम रेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आपस में इक्वल होते हैं, मतलब गामा इज इक्वल टू पाई। क्लियर? सो बोला कि सो दैट द अंडर फेयर इंश्योरेंस द एजेंट सेल बाय फुल इंश्योरेंस कवर। एजेंट जो है फुल इंश्योरेंस कवर बाय करेगा। अब यहाँ पे फुल इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब क्या है? फुल इंश्योरेंस का बेसिकली मतलब है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो जो भी आपकी, सुनिएगा, जो भी आपकी कंजम्पशन गुड वाले नेचर में होता सेम कंजम्पशन आपको बैड वाले नेचर में भी होना चाहिए। तो वह आपको यहाँ पे बता भी दिया गया, डेट इज C1 स्टार एंड C2 स्टार जो आपस में इक्वल होना चाहिए। मतलब C1 स्टार मतलब बैड में जो आपको कंजम्पशन करने को मिलेगा और C2 स्टार गुड में जो कंजम्पशन आपको करने को मिलेगा उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा सेम है मतलब आप ऐसा कह पा रहे हो कि सब कुछ सही रहता तो मैं जितना कंजम्पशन करता, अगर बुरा समय आया तो इंश्योरेंस की वजह से मैं उतना ही कंजम्पशन करूंगा, तो इट मीन ये फेयर और यू से फुल इंश्योरेंस की बात कर रहा है। तो फेयर फुल इंश्योरेंस की बात कर रहा है। क्लियर? तो आपको क्या शो करना है?
आपको बताना है कि अगर एजेंट एक रिस्क एवर्स है, रिस्क एवर्स है तो मतलब उसकी यूटिलिटी फंक्शन कॉनकेव वाली होगी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी उसका डिक्रीजिंग रेट का होगा। मतलब अगर आपको याद हो, अगर रिस्क एवर्स एजेंट का यूटिलिटी फंक्शन कॉनकेव होता है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग का बेसिकली मतलब क्या है? हायर एम मार्जिनल यूटिलिटी विल गिव यू लोअर कंजम्पशन एंड लोअर मार्जिनल यूटिलिटी विल गिव यू हायर कंजम्पशन। क्लियर? अगर आपका एमयू डिक्रीजिंग है तो चलिए। बट पहले बात में हमें नॉर्मली क्या करना है, एजेंट का जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगा उसको मैक्सिमाइज करना है और बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो आएगा, जो ऑप्टिमल पॉइंट आएगा एजेंट का, वो C1 स्टार एंड C2 स्टार के बराबर आएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन विजिबल हो। ये रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखते हैं। मैंने बोला लेट सपोज स्टेट है, दो स्टेट है, मतलब बैड और गुड, मतलब लेट सपोज नेचर दो है, बैड और गुड। और बैड रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी पाई है और गुड रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - पाई। डेफिनेटली अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो बैड अगर होता है सिनेरियो, तब जाके आपको इंश्योरेंस मिलती है। इंश्योरेंस का जो पेमेंट है तब मिलती है, ठीक है। अब इससे कंजम्पशन कैसे आया, ये वैल्यू, दोनों वाली वैल्यू मैं आपको समझाता हूँ पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। मान लेते हैं एजेंट ने इंश्योरेंस लिया, तो कितने का इंश्योरेंस लेगा पहले आपको वो बताना पड़ेगा। सो मैंने बोला लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अबाउट। मतलब अगर मैंने मतलब सब अपने कार के लिए कोई इंश्योरेंस लिया या मैंने बैड नेचर के जो इंश्योरेंस लिया, तो मैं कितने का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, वो अमाउंट एक्स है। तो अगर मैंने एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है और प्रीमियम रेट दे रखा है गामा क्वेश्चन में, तो मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना पे करूंगा, एक्स टाइम्स ऑफ गामा। तो ऑलरेडी ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक आपने देखा है क्लास, तो ऑलरेडी आपको पता होगा। सो गामा इज द प्रीमियम रेट, और अगर मैंने एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस कवर किया, परचेज किया है, तो मेरे को एक्स इंटू में गामा इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखते हैं ये कंजम्पशन कैसे आ रहा है। देखिए कंजप्शन कैसे आ रहा है। कहता है नॉर्मली, अगर बैड सिनेरियो रहता है तो आपको C1 का कंजम्पशन मिलता, और गुड सिनेरियो रहता है तो आपको C2 का कंजम्पशन मिलता। लेकिन सिंस आज आपने इंश्योरेंस ले लिया है, तो बैड सिनेरियो अगर मान लेते इकोनॉमी में रहा, मार्केट में अगर बैड सिनेरियो रहा, तो आपको क्या मिलेगा, C1 जो कंजम्पशन था वो तो मिलेगा, साथ साथ में जितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है वो पैसा आपको मिलेगा, वो अमाउंट भी मिलेगा। तो C1 के साथ आप क्या करोगे, एक्स अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है तो उस एक्स को ऐड कर दोगे। क्लियर है? लेकिन इंश्योरेंस लेने के बदले आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा था, कितना पे करना पड़ा था, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, इतना आपने अमाउंट पे किया था, तो ये आप माइनस कर दोगे। मतलब अगर मान लेते हैं कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार का एक्सीडेंट होने के बाद जो भी कार की वैल्यू होगी वो, और जितना का मैंने इंश्योरेंस कवर लिया था वो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देगी, लेकिन कुछ प्रीमियम मैंने पे किया होगा तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है? कहता है अगर मान लेते गुड नेचर रहता है, मतलब एक्सीडेंट होता ही नहीं है कार का, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा तो देगी नहीं, लेकिन सिंस मैंने इंश्योरेंस ले लिया था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम तो पे करना ही पड़ेगा। कहता है गुड अगर नेचर रहता है तो नॉर्मली जो आपकी कंजम्पशन थी वो, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीमियम इंश्योरेंस ले रखा है आपको, तो जिस भी अमाउंट का, वो तो पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द कंजम्पशन ऑफ डेट एजेंट अगर बैड नेचर होता है, और दिस इज द कंजम्पशन ऑफ डेट एजेंट अगर गुड नेचर होता है। तो वही चीज मैंने लिखा है, बैड में ये कंजम्पशन होगा C1 प्लस में एक्स जो अमाउंट है, माइनस में लैम्डा एक्स, और गुड में C2 माइनस में लैम्डा एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स को कॉमन बाहर लिया तो 1 माइनस लैम्डा, नॉट लैम्डा सॉरी गामा है। ठीक है, ये एक तरीके से गामा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो सो एक तरीके से मैंने हर एक चीज को यहाँ पे पुट करके, मतलब हर एक फैक्टर को बताते हुए, ये मैंने स्टेट ऑफ नेचर सब यहाँ पे डिसाइड कर। अब मेरे को क्या निकालना है कि जो कंज्यूमर उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी। तो डेफिनेटली इस बात है, उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, अगर नेचर बैड होता है, तो नेचर बैड होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, बैड होने की प्रोबेबिलिटी पाए है, और इस टाइम पे जो उसको कंजम्पशन मिलेगा वो इसका यूटिलिटी फंक्शन होगा। मैंने बोला लेट सपोज, लेट जो फंक्शन है, लेट जो कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या है, U ऑफ C1 कॉमा C2, ये है ना। तो अगर नेचर बैड होता है तो ऑन दैट टाइम जो उसको कंजम्पशन करने को मिलेगा वो ये मिलेगा। इस कंजम्पशन से जो उसकी यूटिलिटी होगी वो होगी C1 प्लस में एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा। और ये कंजम्पशन तब करेगा जब नेचर बैड होता है और बैड होने की प्रोबेबिलिटी पाए, तो वही मैंने लिखा। तो ये कंजम्पशन करेगा इफ बैड नेचर होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पाए है, ये कंजम्पशन करेगा, इतनी यूटिलिटी मिलेगी एट दिस कंजम्पशन पे, और ये होने का प्रोबेबिलिटी 1 - पाई। तो आई होप आपको ये जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैंने फंक्शन लिखा ये आपको समझ में आया होगा। जो बेसिकली मेरे पास फंक्शन है U ऑफ C के कोरस्पॉन्ड में, तो अगर बैड नेचर होता है तो मैं इतना कंजम्पशन करूंगा, इसी को मैं यूटिलिटी फंक्शन में लिख रहा हूँ, ये मेरी यूटिलिटी होगी, और ये मिलेगा मेरे को प्रोबेबिलिटी पाई। और अगर गुड नेचर होता है तो मेरे को ये मैं इतना कंजम्पशन करूंगा,
अगर यूनिटी फंक्शन में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, और इसके होने की मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - पाई है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मेरे को निकालना है मेरा ऑप्टिमल C1 C2 क्या आएगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ध्यान से देखो, पाई जैसे का तैसे रहा। ये बेसिकली इसके अंदर में एक्स है, तो ये यू डैश ऑफ C1 स्टार आया जो बेसिकली आएगा। और एक्स ये बीच वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से 1 - लैम्डा बचेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, u ऑफ C1 प्लस में x 1 - लैम्डा। ऑलरेडी आप लोग चेन रूल वगैरह पढ़े हुए हैं, सेमेस्टर 2 में एमएमई आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसका du/dx निकालूंगा तो u डैश ऑफ c तो आएगा जो बेसिकली आया है u डैश ऑफ c। साथ में अंदर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो c का हो जाएगा 0, और x टाइम्स ऑफ जिसका तो x का 1, और ये मल्टीप्लाई तो बेसिकली 1 - लैम्डा। ये बेसिकली वही चीज है यहाँ पे, जो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसको अब मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। सो आगे बढ़े। ओके, चलिए। सो कहने का मतलब, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पहले वाले पार्ट को, तो पहले वाले पार्ट से तो मेरे पास आ गया ये पाई u डैश ऑफ c 1 - लैम्डा। जब दूसरे पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - पाई जैसे का तैसा बाहर आ जाएगा। ये 1 - जैसा तैसा बाहर आ जाएगा, और इसको करोगे तो u डैश ऑफ C2 और -लैम्डा x का आ जाएगा -लैम्डा। ठीक है। इसको जब मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, क्योंकि फर्स्ट और नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं तो जो भी मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, मतलब ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में चला गया, मतलब ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में आ गया है। इसके बाद आप देखोगे तो सिंस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फेयर इंश्योरेंस। और फेयर इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रीमियम मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। आपको मैंने बताया था, फेयर इंश्योरेंस हम लोग उस इंश्योरेंस को कहते हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेड गेन जीरो करे। और एक्सपेक्टेड गेन जीरो करे तो उसको सॉल्व करके हमारे पास आता था, क्या आता था, जो प्रीमियम रेट होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, R इज इक्वल टू के, अगर आपको मेरी क्लास याद हो तो यहाँ पे बेसिकली आर का काम कर रहा है गामा, और के का काम कर रहा है ये पाई। ठीक है। तो आर इक्वल टू पाई, नोट के आर इक्वल टू पाई। तो ये बेसिकली नॉर्मली पाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, और आप ऐसा कह सकते हो। और आगे भी मैंने मेंशन किया, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर फेयर इंश्योरेंस है तो गामा और पाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और प्रीमियम आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे गामा था वहां वहां पे मैंने पाई पुट किया, मतलब पाई की जगह पे पाई, यहाँ पे गामा की जगह पे मैंने पाई पुट कर दिया। अगेन यहाँ पे मैंने गामा की जगह पे पाई पुट कर दिया। अब जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ से ये दोनों टर्म कट जाते हैं, और मेरे पास जो कंडीशन आता है फर्स्ट ऑर्डर वो आता है u डैश C1 स्टार इज इक्वल टू u डैश C2 स्टार। ये u डैश क्या है, मार्जिन यूटिलिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि मार्जिन यूटिलिटी ही कहेगा। और हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि सिंस यू डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि रिस्क एवर्स पर्सन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस C1 स्टार एंड C2 स्टार जो कंजम्पशन भी होगा आपस में इक्वल होगा। क्लियर है। तो C1 स्टार एंड मतलब अगर ये आपस में इक्वल है, इट मीन इसके अंदर का जो C1 स्टार एंड C2 स्टार वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर यूटिलिटी आपको इक्वल है, मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है दोनों ही पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कंजम्पशन भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो अंडर द फेयर इंश्योरेंस द इंडिविजुअल चूज फुल इंश्योरेंस। मतलब फेयर इंश्योरेंस के अंदर में जो इंडिविजुअल है वो फुल इंश्योरेंस को चूज किया, कैसे, क्योंकि वो C1 और C2 स्टार मतलब कि बैड टाइम पे जितना वो कंजम्पशन करता उतना गुड टाइम पे भी कंजम्पशन करेगा, मतलब दोनों कंजम्पशन उनकी सेम है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फेयर इंश्योरेंस। तो जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो प्रूफ हो चुका है। यस, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े बी पार्ट। देखिए ये अब आपके पास क्वेश्चन आ गया अगेन, आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, देखते हैं। तो पहले पार्ट में जो बोला था वो तो प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोला, कहता है कि लेट अनफेयर इंश्योरेंस, अगर मान लेते हैं अनफेयर इंश्योरेंस है तो मतलब आज वो जो गामा और पाई है वो आपस में इक्वल नहीं है। कहता है अगर मान लेते हैं अनफेयर इंश्योरेंस है तो बी डिफाइंड एज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अनफेयर इंश्योरेंस है, और अनफेयर इंश्योरेंस कैसे है, इसको इसने डिफाइन किया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेड गेन को पॉजिटिव मान के चल रहा है। और मैंने बोला था फेयर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड गेन है उसको इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। तो अनफेयर है तो मतलब वो पॉजिटिव मान के चल रहा है। क्लियर। अगर वो पॉजिटिव मान के चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि, ओके सो अगर मान लेते हैं अगर पॉजिटिव इंश्योरेंस बेसिकली बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, इट मीन वो अनफेयर इंश्योरेंस है। आपको बोला सो दैट दिस इम्प्लाई जो गामा इज इक्वल टू ग्रेटर देन पाई, मतलब सो डैट कीजिए कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो इसका ये मतलब है कि जो गामा होगा मतलब प्रीमियम रेट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस से बड़ा होगा। पहला कंडीशन ये बताया। दूसरा बोला आपको यूज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, अगेन आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को आप यूज कीजिए और प्रूफ कीजिए
कि इस टाइम पे अगर अनफेयर इंश्योरेंस रहता है तो C1 स्टार लेस देन C2 स्टार आएगा। तो कहने का मतलब पहले पार्ट का ही कुछ कंसेप्ट को यूज करना है, और पहले पार्ट को फेयर इंश्योरेंस लेकर काम सॉल्व कर रहे थे, सॉरी यहाँ रहा फेयर इंश्योरेंस, ये रहा फेयर, फेयर इंश्योरेंस लेकर सॉल्व कर रहे थे। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग अनफेयर इंश्योरेंस लेकर सॉल्व करेंगे। और अनफेयर इंश्योरेंस किसको बताया है, जहां पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका क्या है, पॉजिटिव है। चल देखते हैं। और किसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पॉजिटिव है, बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। बोला गया था कि अनफेयर इंश्योरेंस उसको कहेंगे जहां पे इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड गेन क्या होता है, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो मेरे मेरे से जो जाएगा और मेरे पास जो आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड गेन। कहता है ठीक है, कहता है मान लेते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में निकालो इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी को क्या आएगा, इंश्योरेंस कंपनी की रेवेन्यू क्या है, जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को, वो उसकी रेवेन्यू है। और इंश्योरेंस कंपनी से जाएगा क्या, वो अमाउंट जाएगा जो कि अगर लॉस अकर करता है, अमाउंट पे इफ लॉस अकर, अगर बैड स्टेट आता है तो जो अमाउंट पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी वो जाएगा। और माइनस में अमाउंट पे इफ लॉस डज नॉट अकर, अगर लॉस मतलब बैड नहीं आता, गुड स्टेट रहता है, ऑन दैट टाइम पे जो अमाउंट जाएगा वो। तो मैंने बोला कि जो प्रॉफिट होगा इंश्योरेंस कंपनी का, कहता है प्रीमियम रिसीव्ड, ये रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो कितना प्रीमियम रिसीव होगा, जितना का कंज्यूमर ने, एजेंट ने जितना का लिया है इंश्योरेंस, टाइम्स प्रीमियम रेट, तो लैम्डा इंटू में एक्स, दिस इज द इंश्योरेंस पेमेंट एजेंट के द्वारा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, रेवेन्यू है। माइनस में इंश्योरेंस कंपनी का लॉस क्या होगा, कि अगर मान लेते हैं बैड स्टेट आता है, इंश्योरेंस कंपनी को ये एक्स वाला अमाउंट देना पड़ेगा। और इसके देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पाई। पाई क्यों, कि बैड नेचर आने की प्रोबेबिलिटी पाई है, तो अगर बैड नेचर आता है विथ प्रोबेबिलिटी पाई, तो एक्स अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। क्लियर है? और कहता है कि अगर गुड नेचर आता है विथ प्रोबेबिलिटी 1 - पाई, तो गुड नेचर में कोई भी कंपनी क्या करेगी, कुछ देगी क्या, अगर कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्या आपको कोई इंश्योरेंस कवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा जीरो, ये टर्म बन जाता है जीरो। क्लियर है? तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा इंश्योरेंस कंपनी का वो होगा लैम्डा एक्स माइनस में दिस। आपको बोला कि अनफेयर इंश्योरेंस बी डिफाइन एज ए पॉजिटिव प्रॉफिट, मतलब पाई आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मानोगे, तो ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो गामा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा गामा इक्वल टू पाई। यही चीज आपको बोला था प्रूफ करने के लिए, अगर अनफेयर है। और अनफेयर को डिफाइन किया गया कि एक्सपेक्टेड गेन प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज पॉजिटिव है, तो ऑन दैट टाइम जो गामा होगा, मतलब जो प्रीमियम रेट होगा, वो बड़ा होगा, किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस से। वही मान लेते हैं फेयर इंश्योरेंस में क्या होता है, ये जो एक्सपेक्टेड गेन है ये इक्वल टू जीरो होता है। जब इक्वल टू जीरो आप रखते हैं ना, तो ये क्या आता है, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स, और एक्स एक्स कट जाता है, और लैम्डा नॉट लैम्डा, गामा इज इक्वल टू पाई आपके पास आता है। मैं बार बार लैम्डा बोल रहा हूँ, ये लैम्डा नहीं है, पाई गामा है। ठीक है? जो कि ऊपर यूज किए थे। चलिए, तो आज मेरे को ये पता चल गया कि गामा जो है पाई से बड़ा है। अब आगे देखते हैं। ए पार्ट में जो हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, देखो यही पार्ट यही निकाला था। लेकिन इसके आगे हम लोग बोले थे कि अगर फेयर इंश्योरेंस है तो गामा पाई आपस में इक्वल होंगे, लेकिन आज फेयर इंश्योरेंस नहीं है तो गामा और पाई आपस में इक्वल तो है नहीं। तो मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने क्या किया, यू डैश सी स्टार को जैसे का तैसे रहने दिया, यहाँ से यू डैश सी टू स्टार को इस तरफ ले आए। क्लियर? और 1 - पाई और गामा को जैसा का तैसा, और ये वाला को मैं इस तरफ ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है? अब ध्यान देखिएगा, सिंस मुझे पता है कि जो गामा है वो पाई से बड़ा है, गामा अगर पाई से बड़ा है तो डेफिनेटली सी बात है ना कि 1 - पाई टाइम्स ऑफ गामा वो बड़ा होगा पाई 1 - गामा से। सोचना, क्या ये सही है? सोचो सोचो। एक बात बताओ, मैंने उल्टा सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला ये है 0.6 इज ग्रेटर देन 0.5। अब यहाँ पे पुट करो, 1 - 0.5, 0.5 होगा, इंटू में 0.6 होगा। नीचे यहाँ पे लिखोगे आप 0.5 इंटू में 0.4। बताओ कौन बड़ा आएगा, बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है। क्या मैं कह सकता हूँ ऊपर वाला टर्म ज्यादा बड़ा है? इस पूरे टर्म्स में आपके पास कौन बड़ा आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला टर्म आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, 0.65 इंटू में 0.5, वो आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये वाला ऊपर वाला टर्म। और नीचे वाला छोटा दिख रहा होगा। तो अगर मान लेते हैं ऊपर वाला टर्म बड़ा है, उसकी वैल्यू बड़ी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ऊपर नीचे से बड़ी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी ही तो आएगी। अगर ऊपर नीचे दोनों सेम रहता तो ओवरऑल वैल्यू इक्वल टू 1 आती। ऊपर छोटा होता नीचे बड़ा होता तो ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 आती। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके राइट हैंड साइड में आया था 1 - पाई टाइम्स ऑफ गामा अपॉन में पाई इंटू में 1 - गामा, ये आपको 1 से बढ़ा देगा। तो 1 से अगर बढ़ा देगा तो डेफिनेटली सी बात है, इस इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो अब मैं इसको रिमूव कर लूँ, जो यहाँ पे लिखा था मैंने एक्सप्लेनेशन। चलो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बाकी ये चीज डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एक आध एग्जाम्पल और लेके आप समझो फिलहाल। चलिए, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि अगर ये बड़ा है पाई से तो डेफिनेटली सी बात है ऊपर वाला टर्म बड़ा होगा नीचे वाले से, तो डेफिनेटली इसकी जो अवर वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली सी बात है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। और ये टर्म अगर 1 से बड़ा है तो ये टर्म भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो मेरे पास आएगा ये टर्म 1 से बड़ा आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू डैश सी वन स्टार इज ग्रेटर देन यू डैश सी टू स्टार आ जाएगा। ये कंडीशन आ गया। और सिंस मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास, जो यू डैश है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि हायर एमयू इंप्लाई लोअर कंजम्पशन। तो ऑन दैट टाइम जहां पे एमयू ज्यादा है उसका कंजम्पशन लोअर वाले से क्या होगा, कम होगा। तो C1 स्टार इज लेस देन C2 स्टार। तो ये हमको प्रूफ करना था, यही मैंने प्रूफ कर दिया। दैट्स इट। क्लियर। चल, अब ये बेसिकली कौन सा पार्ट था, ये इस क्वेश्चन का आई थिंक 4 का बी पार्ट था। अब हम लोग करने वाले हैं 4 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। वन सेकेंड गाइस, एक मिनट दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहाँ है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बी पार्ट कर लिए थे, जो आपस में कोई मतलब एक तरीके से आपस में अटैच था। सी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सी पार्ट ने बोला कि एक जफर है और रिक्स एवर्स, जो रिक्स एवर्स है पार्टी, ठीक है, पैडी फार्मर फ्रॉम केरला फेसेस टू स्टेट, ये दो स्टेट को फेस करता है। एक तो बैड स्टेट फ्लड्स विथ प्रोबेबिलिटी 0.5, मतलब एक बैड स्टेट है, मतलब जहां पे उसको मतलब मान लेते हैं वो किसान है तो फ्लड आ जाए उसको बैड स्टेट मानता है, और फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। और गुड स्टेट मतलब नॉर्मल मानसून रहे, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो एक मान लेते हैं जाफर है जो जिसके पास ना मान लेते हैं बैड स्टेट, जब अगर फ्लड आती है तो उसको बैड स्टेट कहता है, और नॉर्मल मानसून रहती है तो उसको गुड स्टेट कहता है। और दोनों चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 0.5 है। आगे बोला कि हिज कंटिजेंट कंजम्पशन बंडल इन टू स्टेट इज दिस 6400 एंड 10,000, मतलब अगर बैड स्टेट रहा तो इसकी कंजम्पशन होगी 6400 का, और गुड कंजम्पशन रहा तो इसकी जो सॉरी गुड अगर स्टेट रहा तो इसकी जो कंजम्पशन होगी वो होगा 10,000 का। बोला ही बाय इंश्योरेंस फ्रॉम दी सम इंश्योरेंस कंपनी, किसी इंश्योरेंस कंपनी से इसने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, शायद अन्नपूर्णा इंश्योरेंस कंपनी है। जहां पे जो गामा है, नोट गामा फिर से, हाँ गामा, जो गामा है उसकी वैल्यू 0.5 है, मतलब प्रीमियम रेट, इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस प्रीमियम रेट है वो 0.5 है, वेयर गामा इज द इंश्योरेंस प्रीमियम, बोल दिया, चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी पर यूनिट। और आगे यहाँ पे, ठीक है, एंड ठीक है, बोला द लेट इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज जीरो एंड जाफर यूटिलिटी फंक्शन इज दिस। तो इतनी बात को समझते हैं। पहले बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। बोला अगर आपको कि जो गामा है ना वो इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी पर रूपी, पर यूनिट, या और कैसे पर रुपये, हर एक रुपीज पे कितना वो प्रीमियम लेगा, तो वही चीज गामा बता रहा है। अगर 0.5 होगा तो 50%, मतलब एक तरीके से प्रीमियम रेट है, ठीक है। और बोला आपको कि लेट इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी जीरो का मतलब है कि यहाँ पे फेयर इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो गामा मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, और साफ साफ दिख भी रहा है गामा इक्वल टू 0.5, दे भी रखा है। ओके, बोला जफर यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है यू इक्वल टू अंडर रूट C। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कहता है इफ जफर मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सब्जेक्ट टू हिज इंश्योरेंस बजट कंस्ट्रेंट, अगर वो अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है तो कंप्यूट कीजिए हिज ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल, इसका ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल क्या होगा। हाउ मच इंश्योरेंस कवर डज ही बाय, कितने का ये इंश्योरेंस कवर परचेज करेगा। एंड व्हाई कैन इट बी टर्म्ड फुल इंश्योरेंस, और इसको हम लोग फुल इंश्योरेंस के नाम से क्यों जानेंगे। समझ में आएगा क्वेश्चन आप लोगों को। देखो सॉल्यूशन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन विजिबल हो स्क्रीन पे। आई डोंट नो सॉल्यूशन वाले पेज पे क्यों बार बार इंटरनेट अनस्टेबल हो जाता है। माइट भी ये वन नोट अभी काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, बट स्टिल ठीक है, चेक करते हैं। ओके, अब आपके पास आपको विजिबल होगा, देखिएगा। सो यहाँ पे मैंने लिया दो स्टेट है,
पता है बैड एंड गुड, बैड कब होगा जब फ्लड रहता है, गुड रहेगा जब नॉर्मल मानसून रहता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। बैड में कंजम्पशन होगा 6400 का, गुड में कंजम्पशन होगा 10,000 का। ठीक है। अब यूटिलिटी ये क्या आएगा, बात की बात करते हैं, पहले कुछ चीज से देखते हैं। बोला प्रीमियम रेट है 0.5%। ठीक है। हमने बोला कि लेटेस्ट सपोज जो जफर है ना वो एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस कवर परचेज करेगा, मेरे को इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर वो एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस कवर परचेज करता है तो बताओ, अगर बाढ़ आ जाती है तो जफर की क्या होगी कंजम्पशन। बाढ़ आने के बाद जो एक्चुअली में जफर के का कंजम्पशन जो इनिश मिलेगा उसको 6400 वो होगा। 6400 प्लस में एक्स अमाउंट को उसने जो इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। और इस अमाउंट का इंश्योरेंस लेने के लिए उसने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था गामा टाइम्स ऑफ एक्स, वो उसको आप माइनस कर दोगे। क्लियर। और अगर नेचर सही रहता है, मतलब नॉर्मल मानसून रहता है, तो गुड सब कुछ रहेगा। तो ऑन दैट टाइम इसकी कंजम्पशन क्या होगी, 10,000 का इसका कंजम्पशन होगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आज कुछ देगी तो नहीं, लेकिन इंश्योरेंस लिया था तो प्रीमियम जो पे किया था उसको माइनस आप कर दोगे। तो ये एग्जैक्टली कंजम्पशन होगा जब बैड नेचर रहता है, और ये होगा जब गुड नेचर रहता है। और इसको जब इसके आप यूटिलिटी फंक्शन पे दे दोगे तो ये एग्जैक्टली उसकी यूटिलिटी होगी, दोनों ही डिफरेंट स्टेट में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसकी कितनी यूटिलिटी की बात समझ में आ गई। इसको मैं अब रिमूव कर दूं यहाँ से। चलिए अब मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ। आई होप आपको यूटिलिटी जो वहां पे लिखा हुआ है कैसे आया वो समझ में आ गया। अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मेरे को निकालना है किसका, जफर का। तो आप सभी को पता है क्या सब जफर का एक्सपेक्टेड यूटिलिटी होगा। C1 स्टार एंड C2 स्टार की मैं बात करूँ, मतलब C1 कितना लेगा, C2 स्टार कितना लेगा, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 0.5, अगर बाढ़ आता है तो जो मिलेगा उसकी क्वालिटी 0.5 है। अगर बाढ़ नहीं आता, गुड मानसून रहता है, उसकी क्वालिटी 0.5 है। ऑन दैट टाइम जो मिलेगा वो, मतलब कि 0.5 दिस अमाउंट प्लस में 0.5 दिस यूटिलिटी, इसी को बोलेंगे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ना। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सॉल्व करूंगा, नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करना आता है, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 3600 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक्स क्या है, ये एक्स वो अमाउंट है जितने अमाउंट का जफर ने इंश्योरेंस परचेज किया था। तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 3600 इज द अमाउंट जो कि जफर इंश्योरेंस जो है बाउट करेगा, बेसिकली परचेज जो करेगा। एक ही मतलब अगर उसको फ्लड आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 3600 रुपए देगी, 3600 रुपीज देगी। कहता है ठीक है। तो आप इसका एग्जैक्टली कंजम्पशन निकाले तो C1 स्टार 6400 प्लस में 0.5 इंटू में 3600, ये इतना आ जाएगा। और C2 स्टार 10,000 माइनस में दिस। अच्छा ये प्लस में ऐसे क्यों हुआ, अगर आप लोगों को सर ऊपर तो कुछ और लिखा था नीचे कुछ और लिखा है। देखो 6400 प्लस में एक्स था, माइनस में 0.5 ऑफ एक्स था। तो एक्स माइनस 0.5 ऑफ एक्स मतलब यही था ना, गामा इंटू में एक्स, यही तो था। तो गामा की वैल्यू 0.5 था, तो 0.5 इंटू में एक्स, तो मतलब 6400 माइनस में एक्स माइनस 0.5 एक्स, बचेगा क्या, 0.5 एक्स ही तो बचेगा। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप समझ में आया, इसलिए कहीं पे फंसना नहीं है, आराम आराम से समझो। ओके। तो मेरे पास मैंने जो मैंने बेसिकली C2 जो मैंने डिफाइन किया था उसको पुट करके ऑप्टिमल इंश्योरेंस वगैरह डाल के मेरे पास ऑप्टिमम वैल्यू आ चुकी है। तो साफ साफ क्या दिख रहा है, जो ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल है, C1 स्टार भी 8200 आ रहा है, C2 स्टार भी 8200 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दोनों ही स्टेट में जफर सेम कंजम्पशन कर रहा है। इट मीन्स कि जो जफर का कंजम्पशन था, जो जफर ने इंश्योरेंस लिया था वो फुल इंश्योरेंस लिया था। देखते हैं पहले। कहता है इंश्योरेंस कवर अबाउट एक्स जो कि 3600 है, प्रीमियम पेड कितना किया, लैम्डा ऑफ एक्स मतलब 0.5 इंटू 3600, 1800 का प्रीमियम पे किया, हर एक चीज मैंने निकाल दिया। ये ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर दिस अमाउंट इंश्योरेंस, इस इंश्योरेंस के अमाउंट के बाद जफर की जो कंजम्पशन है इज द सेम इन दी बोथ स्टेट 8200 वेयर द फ्लड अकर और नॉट, बाढ़ आए या ना आए उसकी जो कंजम्पशन वो 8200 है। ही हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड कंजम्पशन रिस्क, इसने पूरा रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। सो दिस इज द फुल इंश्योरेंस। इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा पीडीएफ का, मैं पीडीएफ में ना यूट्यूब वाली लिंक पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप आराम से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। जो यूनिक आपको भी नोट करो, और नोट करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पीडीएफ दे दूंगा। चलिए अब आए दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, एक बार चेक करें कितने मार्क्स का था। 8, 6, 14, 24, ये भी 20 मार्क्स का था। तो कहते हैं शुरुआत के 4 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो 80 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल गए। तो ज्यादा नहीं था, अगर आप क्वेश्चंस का पैटर्न को समझ लिए अगर लेते ना, तो देखो सब में वही तो यूज हो रहा है, मतलब पैटर्न, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया तो हर एक के सॉल्यूशन में चीजें तो सेम ही यूज हो रही है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया। देखो यहाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि टू फर्म है, नाइक एंड एडिडास, हैव टेक्नोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। आपके मतलब दोनों ही जो फर्म का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लेबर एंड कैपिटल पे डिपेंड करता है। पहले पार्ट में बोला कि डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जीबिटेड बाय द टू प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन का इकोनॉमिक ऑफ स्केल बताओ कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ये आपको बोला बताने के लिए पहले पार्ट में। इसके बाद 5 का बी पार्ट, 5 का टू पार्ट यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या बोला, बोला कि फॉर द टू प्रोडक्शन फंक्शन, इन्हीं दो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए आप मेरे को फाइंड द एसोसिएटेड लॉन्ग रन कॉस्ट, आप कॉस्ट फंक्शन डिराइव करके बताओ। फाइंड द एसोसिएटेड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन बाय डिराइविंग द कंडीशनल इनपुट डिमांड फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल का जो इनपुट आएगा डिमांड, उसको यूज करके आप कॉस्ट फंक्शन बताओ, दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन का। ये इसका सेकेंड पार्ट था। और तीसरे पार्ट में क्या पूछा आपको कि जो आपका सेकेंड, सॉरी, पहला वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन था y1 वाला, इस प्रोडक्शन फंक्शन का आप लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन बताओ। तो दो y1 एंड y2 दो प्रोडक्शन फंक्शन दे रखे थे। पहले पार्ट में बोला कि इसका इकोनॉमिक ऑफ स्केल बताओ कि ये कौन सा रिटर्न दे रहा है। दूसरे पार्ट में बोला कि दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन का कॉस्ट फंक्शन डिराइव करो। और तीसरे पार्ट में बोला आपको कि जो पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन था उससे आप उसका सप्लाई फंक्शन को बताओ। और ये तीनों पार्ट कितने में पूछा गया है, तो टोटल 15 मार्क्स, नोट 15, 6 4 10 11, टोटल 11 नंबर में पूछा गया है। सोल्यूशन देखे, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर्म वन, मतलब कि पहला जो प्रोडक्शन फंक्शन था y इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस में अंडर रूट के था। इसका मेरे को निकालना है कि कौन सा बेसिकली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, क्या है। याद करो होमोजीनियस वाला कंसेप्ट को यूज करते थे, आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट एमएमई के अंदर में, और अभी भी पढ़ा होगा। सो मैंने लिखा y ऑफ टी एल इंटू में टी के, तो जहां जहां पे एल था वहां वहां पे टी एल, और जहां जहां पे के था वहां वहां पे टी के। रूट टी को, मतलब जो टी था उसको मैंने कॉमन लिया, कॉमन बार, तो फिर जो मेरे पास बचा वो ओरिजिनल फंक्शन ही बचा। और टी पे पावर क्या है, 1/√2, तो टी पे पावर जो होता था वही होता था होमोजीनियस डिग्री। तो सिंस यहाँ पे होमोजीनियस डिग्री क्या है, 1/√2, जो कि वन वन से छोटा है। अगर होमोजीनियस डिग्री 1 के बराबर आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर होमोजीनियस डिग्री 1 से बड़ा आता है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर होमोजीनियस डिग्री लेस देन 1 आता है तो इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिग्री 1/2 आया, मतलब वो 1 से छोटा है, इट मीन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो पहले प्रोडक्शन फंक्शन का जो होमोजेनस डिग्री था वो 1/2 था, तो इसलिए पहला प्रोडक्शन फंक्शन आपका होमो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन ये रहा, ये गिवन था y2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। सेम अगेन टी एल टी के, मतलब हर जहां जहां एल था वहां वहां पे मैंने टी लगाया। तो इसको फिर टी को मैंने कॉमन बाहर लिया और इसको कुछ इस तरह, मतलब ऐसे लेते हैं हम लोग टी इंटू में एफ ऑफ एक्स, कुछ ऐसा बनाते हैं पुराने वाले फंक्शन के तरह। अब टी पे पावर पे जो होगा वही होगा हमारे पास होमोजीनस डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन में टी पे पावर पे 2 बचा है, तो होमोजीनस डिग्री 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, इट मींस ये जो सेकंड प्रोडक्शन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। सिंपल था, पहला पार्ट आपने कर लिया, 4 नंबर आपको मिल गए। क्लियर। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। आई थिंक 4 नहीं था, 1 नंबर था, आई थिंक, हाँ, इक्वल करने का 1 नंबर था। तो पहली बार लग रहा है कि मतलब कि काम के हिसाब से आपको नंबर दिया गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला कि दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन का क्या करो आप, पोस्ट फंक्शन डिराइव करो। और कैसे करना है, तो जो इनपुट है लेबर एंड कैपिटल उसके डिमांड, ऑप्टिमल डिमांड फंक्शन निकाल कर। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला यहाँ पे कि जो इनपुट है लेबर एंड कैपिटल उसका जो प्राइस होगा, तो डब्ल्यू वेज लेबर का, रेंटल वैल्यू कैपिटल का, तो डब्ल्यू एंड आर बी दी वेज एंड रेंटल वैल्यू ऑफ द लेबर एंड कैपिटल। तो जो कॉस्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेबर को जितना वेज दे रहे हैं प्लस में कैपिटल की जितनी रेंटल वैल्यू है, ये होगा कॉस्ट फंक्शन। हमें क्या करना है, इसी को मैक्सिमाइज, सॉरी, मिनिमाइज करना है। एक प्रोड्यूसर का क्या होता है बिहेवियर कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करे। तो मेरे को इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन प्रोडक्शन फंक्शन। पहला वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन था y1 इज इक्वल टू जो था, ठीक है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है गिवन दिस प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने सेम एमएमई वाला कंसेप्ट यूज किया, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज फंक्शन। लैग्रेंज फंक्शन लिखा डब्ल्यू एल प्लस में आर के माइनस में लैम्डा अंडर रूट एल अंडर रूट के माइनस में वाई। फिर एक बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लेबर, एक बार किया विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास लैम्डा इक्वल टू यहाँ से 2w रूट एल, यहाँ से 2r रूट के आया, ठीक है। अब 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। कंपेयरिंग 1 and 2, तो मेरे पास 2w रूट एल इज इक्वल टू 2r, सॉरी, 2w रूट एल इज इक्वल टू 2r रूट के। सॉल्व करते करते मेरे पास रूट एल इज इक्वल टू आर अपॉन में डब्ल्यू इंटू में रूट के आया है। अब इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, और मेरा इक्वेशन 1 क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन कंस्टेंट, जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट होता है वो भी एक इक्वेशन होता है ना। तो यहाँ पे रूट एल के जगह पे मैं रूट एल की वैल्यू लिखूंगा, बाकी सब चीजें, तो रूट एल प्लस में रूट के इक्वल टू वाई।
ये कंस्टेंट था रूट एल इंटू में रूट के इंटू में इक्वल टू वाई, तो रूट एल के जगह पे ये वाला टर्म लिखा आर बाय डब्ल्यू इंटू में रूट के। अब इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू को एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे आर रूट के, यहाँ पे डब्ल्यू रूट के इज इक्वल टू नीचे वाला जो डब्ल्यू एलसीएम लिया था उसको इस तरफ भेज दिया, तो डब्ल्यू आई बचा है, रूट के इक्वल टू दिस टर्म, एंड हमारे पास फिर बोथ साइड जब मैं स्क्वायर करूंगा तो के स्टार मेरे पास ही आएगा। सिमिलरली जो आपके पास ये के स्टार आया है, इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस वाली जगह पे, तो आपके पास एल स्टार आ जाएगा विच इज दिस। तो मेरे पास के स्टार एल एल स्टार आ गया ऑप्टिमल कंडीशन से। अब इसी के स्टार एंड एल स्टार को जो मैंने कोस्ट फंक्शन पहले सेट किया था, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस में आर के, तो के जगह पे के स्टार, एल के जगह पे एल स्टार, एल के जगह पे एल स्टार, के जगह पे के स्टार की वैल्यू पुट कर देंगे। और उसके बाद सॉल्व करके, सॉल्व देखो कैसे किया है मैंने, एल स्टार की जगह पे एल स्टार, के जगह पे के स्टार मैंने रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, आई होप आप लोग कर लोगे, और सी मेरे पास ही आया। तो पोस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आर एंड आउटपुट मेरे पास ही आ गया। सिमिलरली फॉर्म टू का भी कोस्ट फंक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, अगेन उसी कोस्ट को मिनिमाइज करना है, लेकिन आज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सेकेंड वाला प्रोडक्शन फंक्शन होगा, तो एल स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू वाई। सेम प्रोसेस लैग्रेंज फंक्शन सेट करेंगे, पहले डेल एफ बाय डेल एल करेंगे, डेल एफ बाय डेल के करेंगे, यहाँ पे भी लैम्डा इक्वल टू समथिंग है, अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इनको कंपेयर किया तो मेरे पास एल की वैल्यू ये आई, एल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में आर इंटू में के, और इसको यूज किया इक्वेशन नंबर 4 में। आज इक्वेशन नंबर 4 मेरा ये है, सेकेंड वाला प्रोडक्शन फंक्शन जो कंस्ट्रेंट मैंने लेट लिया वो है। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट करने के बाद मेरे पास के स्टार एंड एल स्टार आ गया, आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो सेमेस्टर 3 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। ठीक है, अब जाके अगेन जो कोस्ट फंक्शन था डब्ल्यू इंटू में एल प्लस में आर इंटू में के, तो एल की जगह पे एल स्टार, के की जगह पे के स्टार पुट किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये कोस्ट फंक्शन आ गया। तो बी पार्ट जो 4 नंबर में पूछा गया था, आई थिंक 4 या 6 नंबर में पूछा गया था, हाँ 6 में था, तो इसमें वो आपका काम हो चुका है। अब आते हैं सी पार्ट, मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 5 का एक तीसरा पार्ट, जिसमें आपको बोला था कि जो पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, दैट इज रूट एल प्लस में रूट के, ये वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इससे आप लेबर सप्लाई बताओ। लेबर सप्लाई कंडीशन क्या होती है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, इसी से हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कैसे आता था वो पूरा मैंने किया। एक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसी से लेबर सप्लाई, सॉरी नॉट लेबर सप्लाई, लॉन्ग रन सप्लाई, सॉरी मिस्टेक, लॉन्ग रन सप्लाई, सप्लाई फंक्शन बेसिकली निकालना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कंडीशन आता था प्राइस इक्वल टू एमसी। प्रॉफिट क्या होगा, जो प्राइस है सामान का, जो आउटपुट आप बना रहे हैं, दिस इज जो टोटल रेवेन्यू, माइनस में उसका जो कॉस्ट है वो। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो पी वाई का आ जाएगा पी, सी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन आएगा सी डैश ऑफ वाई, और सी डैश ऑफ वाई को ही हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन की पहला फर्स्ट डेरिवेटिव आप इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो प्राइस इज इक्वल टू एमसी। देखो यही कंडीशन आप डायरेक्टली कंडीशन को यूज भी कर सकते थे, और आप डिराइव करके दिखाओगे तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे को एमसी ये क्या हुआ ये निकालना है, तो अभी हम लोगों ने पहले वाले प्रोडक्शन फंक्शन के कोरस्पॉन्ड में कॉस्ट फंक्शन निकाला था सी वाई, दिखा दूं, ये देखो सी, डब्ल्यू आर अपॉन में आर प्लस डब्ल्यू इंटू में वाई स्क्वायर, यही कॉस्ट फंक्शन है। तो अगर इस कॉस्ट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। और कंडीशन क्या था, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, तो प्राइस इक्वल टू एमसी लगाकर कंडीशन, मैंने वाई इन टर्म्स ऑफ पी निकाल लिया। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, वाई इन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वाई मेरा क्या आउटपुट, और कैसे क्वांटिटी, और पी मेरा प्राइस है। तो वाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल एज वेज रेट एंड रेंटल वैल्यू, ये मेरे पास सप्लाई फंक्शन आ गया। बड़ा ही सिंपल था, दैट्स इट। दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो 11 नंबर का पार्ट था, ये हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या पूछा गया। सो अगेन मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, यस ये रहा क्वेश्चन। सो नॉट 11 टोटल, हाँ 11 नंबर का था। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या बोलता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोला है। कहता है कि इफ द टेक्नोलॉजी इम्प्लॉयड बाय अ फर्म, अगर जो टेक्नोलॉजी इंप्लॉय कर रही है फर्म, एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अगर वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, सीआरएस है, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर आईआरएस है, ठीक है, सो दैट द आउटपुट सप्लाई फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, तो उस केस में ना सप्लाई फंक्शन आपका नहीं आएगा, वो आपको प्रूफ करना है। और बोला ड्रॉ सुटेबल डायग्राम फॉर बोथ द केसेस, और डायग्राम अगर आपको आता है तो वो आप बनाओ। एक बात बताओ, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में चेक कर लेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में पता है डेफिनेशन, बेसिक आइडिया आपने पढ़ा हुआ अपने बुक में, क्या पढ़ा होगा, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो आपका एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, फॉल करता है जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे। समझाता हूँ देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है,
कि अगर आप लेबर 1 यूनिट से बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट 2 यूनिट से बढ़ेगा। यही मतलब है कि जितने से मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ उसके उससे ज्यादा से मेरा आउटपुट बन रहा है, मतलब बढ़ रहा है बेसिकली। इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर मान लेते एग्जांपल में ले रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि लेबर मैं 1 यूनिट से बढ़ाता हूँ और आउटपुट मेरा 2 यूनिट से बढ़ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं लेबर को 1 ही यूनिट से बढ़ा रहा हूँ तो कॉस्ट जो मेरा बढ़ रहा है और आउटपुट मेरा डबल से बढ़ रहा है, तो जो रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है। तो जब मैं एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का बेसिकली बात ये होती है कि हर एक लेबर पे कितना कॉस्ट आपका आ रहा है। तो लेबर जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ उसका काम उससे दुगना से बढ़ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट ऑलवेज फॉल करेगा ना इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट भी ऑलवेज फॉल करेगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आप 1 यूनिट लेबर को बढ़ाओगे आपका जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा वो टोटल मतलब ऊपर वाला टर्म ज्यादा से बढ़ेगा, नीचे वाला कम से बढ़ेगा। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे तो एसी भी फॉल करेगी और एमसी भी आपकी फॉल करेगी, एवरेज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट भी फॉल करेगा। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा था, सिंस प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रहा है तो टोटल कॉस्ट कम पड़ रहा होगा, तो इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट भी फॉल करेगा और एमसी भी फॉल करेगा। ये ऑलरेडी आप लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ा हो। तो अगर ये सब सिनेरियो होता है, मतलब बेसिक मैंने आइडिया दिया आपको, तो सप्लाई फंक्शन ना यहाँ पे काम नहीं, मतलब सप्लाई फंक्शन नहीं बनेगा, नॉर्मल सप्लाई फंक्शन नहीं बनेगा, वो आपको बताना है। 4 नंबर में पूछा गया है। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मैंने लगे सब पहले मैंने लिया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है इट मीन जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो लीनियर होगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तब जाके कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की आप बात कर रहे हो। तो अगर लीनियर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट होगा तो मैंने लेट लिया, लेट सपोज कॉस्ट फंक्शन जो आपका है वो है सी टाइम्स ऑफ वाई। सी इज सम स्केलर, वाई इज आउटपुट, ठीक है। तो एक लीनियर मैंने कॉस्ट फंक्शन ले लिया। मैंने प्रॉफिट फंक्शन लिखा क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन को ही हम लोग यूज करके सप्लाई फंक्शन लगाते हैं, प्राइस इक्वल टू एमसी करके। बट यहाँ पे मैं सिंपल कंडीशन लिख रहा हूँ। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या हुआ? पी वाई माइनस में सी वाई, तो प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। इसमें से मैंने वाई आउटपुट को बाहर ले लिया, तो पी माइनस सी, पी माइनस सम स्केलर, ये बेसिकली मेरे पास बचा। कोई भी फर्म, सुनिएगा, कोई भी फर्म सप्लाई कब तक करेगी? जब तक उसकी प्रॉफिट कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो। नेगेटिव प्रॉफिट में तो काम नहीं करेगा ना। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, अगर यहाँ पे सुनिएगा, अगर P जो है इस C वाले स्केलर से बड़ा होता है तो इतना वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, और Y आउटपुट है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो अगर इफ P इज ग्रेटर देन C, ऑन दैट टाइम प्रॉफिट आपका इंक्रीज करेगा विदाउट बाउंड। प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो वाई सिंस तो पॉजिटिव है ही, तो वाई को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी आपका उतना बढ़ता जाएगा। तो आप आउटपुट को बढ़ाते जाओगे, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। तो कोई लिमिट ही नहीं है कितना आप आउटपुट बनाओगे। अगर P मान लेते हैं C से छोटा होता है, इफ P इज लेस देन C, ये टर्म आपका नेगेटिव आएगा। और सिंस ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका नेगेटिव आएगा। और कभी भी आप नेगेटिव प्रॉफिट में काम नहीं करना चाहोगे, ऑन दैट टाइम आप आउटपुट अपना जीरो बनाओगे। क्या बनाओगे? जीरो बनाओगे। और अगर P इक्वल टू C है तो इस केस में भी आपका प्रॉफिट क्या होगा? जीरो ही होगा। तो इस टाइम पे भी आउटपुट आपका नॉर्मल रहेगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नॉर्मल रहेगा। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि P के कोरोस्पोंड में और Y के कोरोस्पोंड में, ये P और Y के कोरोस्पोंड में कोई यूनिक मेरे पास सप्लाई फंक्शन नहीं आ रहा। सो वेल डिफाइंड सप्लाई फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो उसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। कंडीशन क्या होता है? पहली बात तो MC, अगर ये मेरा कोस्ट फंक्शन है इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो क्या हुआ? C। तो ये जो C एक इंटरसेप्ट है, दिस इज माई MC। और अगर मैं यहाँ से एवरेज कॉस्ट निकालूं, सी वाई अपॉन में वाई विच इज सी वाई अपॉन में वाई, वाई वाई कट जाएगा तो सी। तो यही सी मेरा मार्जिनल कॉस्ट भी है और यही मेरा क्या एवरेज कॉस्ट भी है। ठीक है, ये मेरा प्राइस लाइन है। मैंने बोला कि अगर मेरा जो प्राइस है ये सी से कम होता है तो मेरा जो सप्लाई होगा वो जीरो होगा, तो इस रेंज में मेरा सप्लाई होगा। और अगर मेरा प्राइस जो है सी के बराबर होता है तो मेरा सप्लाई का तो नॉट डिफाइंड रहेगा, पता ही नहीं चलेगा मैं सप्लाई कितना करूंगा। और अगर पी मेरा ग्रेटर देन सी होता है उस टाइम पे भी मैं सप्लाई करता जाऊँ, आउटपुट को मैं बढ़ाता जाऊंगा इन्फिनिटी। आउटपुट को मैं बढ़ाता ही जाऊंगा, मुझे कोई एक तरह से लिमिट नहीं है। और ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग सी वाई फंक्शन है। तो नॉर्मली मैंने जो चीज यहाँ पे लिखा इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये कब किया? अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है तब। अब आता कहता है अगर मान लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, क्योंकि दोनों केस में बताना है। कहता एंड ऑल्सो अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हमें पता है कि बोथ एसी और एमसी, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करेगा एज वाई, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे एसी एमसी आपका डिक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट एज वाई इंक्रीजेस एसी फॉल एमसी फॉल, एंड देयरफॉर द फर्म वुड लाइक टू प्रोड्यूस इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे वाई आप बढ़ा रहे हो, आपका एमसी फॉल कर रहा है, एसी फॉल कर रहा है, तो आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे इनफिनाइट नंबर तक। तो दिस मीन्स
that there does not exist any long term supply curve for the firm। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये रहा डायग्राम। कहता है एमसी भी आपका फॉल हो रहा है, एसी भी आपका फॉल हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल होता है कि जहां पे आपका प्राइस और एमसी आपस में इक्वेट कर जाए। नॉर्मल कंडीशन होता है कि ये मेरा वाई स्टार होगा, नॉर्मल मेरा ये आएगा वाई स्टार सप्लाई। लेकिन आज क्या देख रहे हो आप, वाई स्टार से जब वाई डैश पे आ रहे हो तो आपका एमसी और फुल हो रहा है और आउटपुट आप और बढ़ा पा रहे हो आराम से। तो आप क्या करोगे, आउटपुट को बढ़ाते जाओगे इनडिफिनेटली। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अच्छा, ये डायग्राम मैंने आपके बुक से फेल्डमैन से लिया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना वैसे 4 नंबर में इतना काफी है, बट फिर भी किसी बच्चे को बहुत टाइम है, कहता नहीं मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, तो आप लिख सकते हो। ये मैंने आपके बुक से कॉपी कर लिया है। कहता है जो एवर फिगर है उसमें क्या बताया गया, सो दैट द एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व corresponding to this case at the price और क्वांटिटी कॉम्बिनेशन पी और वाई स्टार इलस्ट्रेटेड, द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है पी इज इक्वल टू एम सी इज सेटिस्फाइड। मतलब पहला फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो प्राइस इक्वल टू एमसी होता है वो तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई नहीं हो, जो कि एमसी कट करेगा प्राइस को नीचे से बिलो ऊपर करके। ठीक है। इन फैक्ट दैट द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट इज मिनिमम रेदर देन द पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम गिवन द प्राइस पी इफ द फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट वाई। अगर फर्म आपने आउटपुट को वाई को बढ़ाता है, इट विल ब्रेक इवन एंड मूविंग टू द राइट ऑफ वाई अलाउ इंक्रीजिंग प्रॉफिट विदाउट लिमिट। मतलब कि वो वाई को और भी बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकता है। तो इसमें वो वाई को बढ़ाता ही जाएगा, ये कोई लिमिट नहीं है यहाँ। So in other words, given that the average cost and marginal cost continue to decline, the firm want to produce an infinite amount of its output and earn infinite profit. This, of course, would eventually result in the firm becoming so large that its choice of Y would affect the price P. In other words, the assumption of increasing to a scale over all level of output is ultimately inconsistent with the assumption of competitive behavior. तो नॉर्मली इस डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करना कर सकते हो, अदरवाइज उतना काफी मतलब ये लाइन एग्जामिनर बस आपसे इतना लाइन चाहता था, डेट्स इट। और ये डायग्राम चाहता था बस। दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 5, जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो ये आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट फिर भी अगर आपको मन है तो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चल, अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था ना, अब 6 करते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। कहता है अज्यूम अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन y बराबर एल पे पावर हाफ। मतलब कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एल, ये आपके पास है, और k पे पावर 1/3 बेसिकली ये है। y इज इक्वल टू एल पे पावर हाफ एंड k पे पावर 1/3, मतलब कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। सो ये प्रोडक्शन फंक्शन है वेयर द क्वांटिटी ऑफ अ कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड एट के नॉट, जहां पे के जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, वो के नॉट है। तो एक वेरिएबल फिक्स्ड है और एक ही आपका वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। कैपिटल फिक्स्ड है, ओनली लेबर वेरिएबल का काम कर रहा है। कहता फर्दर द फैक्टर प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर स्पेसिफाइड डब्ल्यू इंटू में बी। मतलब कि लेबर का जो प्राइस होगा वो डब्ल्यू होगा और जो कैपिटल का प्राइस होगा वो भी होगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिनोट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एबीसी डिनोट द एवरेज वेरिएबल। ठीक है। आपको बोला डिराइव द शॉर्ट रन इनपुट डिमांड फंक्शन। सबसे पहले आप शॉर्ट रन इनपुट डिमांड फंक्शन, डेफिनेटली सी बात है लेबर का आप डिमांड फंक्शन निकालोगे क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड ही है, लेबर का डिमांड फंक्शन निकालो। द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, फिर कॉस्ट फंक्शन निकालो, फिर द शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन वो निकालो। और अज्यूम करो जो प्राइस है ना वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम से बड़ा है, सो दैट कि आप ऑपरेट कर रहे हो। ये एक तरीके से कंडीशन होती है ऑपरेट करने का। क्लियर है। तो ए पार्ट में तो आपको ये बोला है, बी पार्ट देख ले, चलो बी पार्ट के बाद में बात करेंगे। तो सॉरी, ये रहा ऊपर वाला, देखिएगा मेरे पास ये है प्रोडक्शन फंक्शन y पे इज इक्वल टू एल पे पावर 1/2 k पे पावर 1/3, और बता रखा है जो k है ना वो फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है एट k नॉट। तो शॉर्ट रन इनपुट डिमांड फंक्शन क्या होगा, सिंस के नॉट फिक्स्ड है तो इट मींस ये फिक्स्ड हो जाएगा, तो y इक्वल टू एल, यही मतलब एक ही वेरिएबल का लेबर बनेगा। तो मैं एल को इस तरफ शिफ्ट करके एल की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। लेबर ही डिपेंड डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड ही है। तो मेरे पास ये आया, तो एल स्टार हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वाई, ये आएगा मेरे पास। तो नॉर्मली मैंने सिंप्लीफाई किया, एल इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला, वेयर के इक्वल टू के नॉट एक फिक्स्ड अमाउंट है। दिस इज द लेबर का डिमांड फंक्शन, इनपुट डिमांड फंक्शन। अब जैसे इनपुट डिमांड फंक्शन आया तो पोस्ट फंक्शन लिख सकते हैं। पोस्ट फंक्शन क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल वाई प्लस में बी इंटू में के, मतलब लेबर का वेज रेट डब्ल्यू, कैपिटल का वेज रेट बी। सिंस कैपिटल फिक्स्ड है के नॉट, तो के नॉट इंटू में बी, तो ये एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को देगा। और ये जो मेरे पास है ये मेरे को वेरिएबल कॉस्ट देगा, तो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। क्लियर। अब कहता है कि यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरे, अच्छा आप किसी को, सर यहाँ पे तो आपने डिफरेंशिएशन वगैरह यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली देखो लेबर का जो ऑप्टिमल डिमांड फंक्शन है वो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, और ये तो फिक्स्ड ही है, तो इसलिए समझ में आ रहा है। चलो, मतलब कुछ बच्चों को कहना होगा ना सर क्वेश्चन नंबर 5 में तो लंबा चौड़ा कुछ डेरिवेशन हो रहा था, तो इसमें भी वही लंबा चौड़ा डेरिवेशन हो, ऑलरेडी आपने लेबर का डिमांड निकाल लिया है आपने, और उसी को आप पुट कर रहे हो, मतलब सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू में एल की जगह पे एल स्टार ही पुट कर रहे हो, प्लस में बी इंटू में के की जगह पे के नॉट, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट है, एल स्टार यही था आपका, ये आपने पुट किया, सेम चीज ही कर रहे हो, ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। अब इस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वाई आउटपुट मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में आउटपुट से डिवाइड कर दो, सी ऑफ वाई डिवाइड बाय वाई, तो बेसिकली मेरे को एवरेज वेरिएबल निकालना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, इसमें डिवाइड कर दूंगे आउटपुट से, तो मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इस कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब करोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा क्योंकि फिक्स्ड है, इसका करोगे तो ये 2 WY अपॉन में के नॉट पावर 2/3 ये आ जाएगा, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर। अब आगे देखिए, कहता है सिंस एबीसी इज अ लीनियर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी मैंने लिख दिया कि सिंस जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो लीनियर है इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के कोरस्पॉन्ड में लीनियर है, तो जैसे आपका जैसे वाई को आप बढ़ाओगे, मतलब अगर आपका एबीसी जीरो होगा एट वाई इक्वल टू जीरो, मतलब अगर वाई की वैल्यू जीरो होती है, नॉर्मल सी बात है, वेरिएबल वाई की वैल्यू जीरो होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू भी तो जीरो ही आएगी। ठीक है, तो मिनिमम जो सबसे मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है वो जीरो हो सकता है, बस ये मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, डेट्स। अब आगे बोला शॉर्ट रन सप्लाई कर, तो कंडीशन क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, ऑलरेडी आपने एमसी निकाल रखा है, तो पी इज इक्वल टू एमसी लगाओगे, आपके पास सॉल्व करोगे वाई इन टर्म्स ऑफ पी करके, तो आपके पास शॉर्ट रन सप्लाई कर आ जाएगा। शॉर्ट रन सप्लाई कर आपने निकाल लिया, पोस्ट फंक्शन आपने निकाल लिया, एंड लेबर इनपुट डिमांड फंक्शन निकाल लिया, जो वो पूछा गया था 6 का ए पार्ट में वो आपने कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ बोला गया, ये है 6 का बी पार्ट। कहता है मान लेते हैं सेम क्वेश्चन में 6 के ए पार्ट में जो भी आपने सॉल्व किया था उसमें अगर ये वेक्टर आपको दे रखा है कि अगर W की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 2 है, और के नॉट जो फिक्स्ड अमाउंट है कैपिटल का उसकी वैल्यू 64 है, सारे पैरामीटर का वैल्यू आपको दे दिया, अगर ये है तो आप डिराइव करो शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन, मतलब जो शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन आपने अभी निकाला था 6 के पार्ट में, उसी में W V और के नॉट की वैल्यू को पुट कर दो, और देखो क्या आ रहा है शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। ठीक है, और ड्रॉ करो एन अप्रोप्रिएट डायग्राम, और कोई डायग्राम बन सकता है तो उसको भी ड्रॉ कर दो। चलो देख, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको अगेन, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये 64 है, के नॉट 64 है, तो के नॉट पावर 2/3 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 64 पावर 2/3, इसको लिखते हैं 4 पे क्यूब, मतलब 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और 3 इंटू में 2/3, 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, इसका फाइनल आंसर 16 आएगा, सबको पता है सिंप्लीफाई। शॉर्ट रन सप्लाई अभी हमने लोग निकाल के रखा, तो शुरुआत में y इक्वल टू ये मेरे पास आया था, तो के नॉट पे पावर 2/3 की वैल्यू 16 है, w की वैल्यू 1 है, तो ये y इक्वल टू 8p मेरे पास शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन आ गया। वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट आया था उसमें डब्ल्यू भी सबकी वैल्यू में पुट करूंगा, मतलब डब्ल्यू जो जो वहां पे पैरामीटर था सबकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर 60, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इसी को जब डिवाइड कर दोगे विद रिस्पेक्ट मतलब वाई से, तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, तो अगर ये वाई स्क्वायर अपॉन में 16 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो एवरेज क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो वाई से, तो वाई वाई ये ऊपर का स्क्वायर कर देगा तो वाई बाय 16 आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो साफ साफ क्या बना सकते हो, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वाई अपॉन में 16, इसकी स्लोप कम है तो ये फ्लैटर बन रहा है, और दिस इज मार्जिनल कॉस्ट वाई अपॉन में 8, और याद को राइजिंग सेक्शन ऑफ एमसी को ही हम लोग सप्लाई कर भी कहते हैं, और इसको आप देखोगे ना तो ये भी वही आएगा आपके पास, P इज इक्वल टू 8/y, इसको आप करो देखो P इक्वल टू 8/y ही आएगा, अगर ये P है और ये y है, तो यही आपका सप्लाई फंक्शन है, मार्जिनल कॉस्ट है, और ये रहा एवरेज कॉस्ट, जो जो डायग्राम बोला गया था जो भी अप्रोप्रिएट है वो आपने ऑलरेडी बना लिया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 का आई थिंक बी पार्ट, नॉट बी पार्ट, ए पार्ट कहीं चल रहा है अभी, ए का 2 पार्ट बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। सो हम लोगों ने ये कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बात बोला गया है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अब अगर शॉर्ट रन में प्राइस पी इक्वल टू 2 है, तो अगर प्राइस की वैल्यू पी इक्वल टू 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए का आई थिंक सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो नॉट बी का सेकंड पार्ट, अगर प्राइस मान लेते पी की वैल्यू 2 है, तो बताओ जो फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, और इस टाइम पे बोला क्या फर्म को कंटिन्यू करना चाहिए प्रोडक्शन या नहीं करना चाहिए, वो आपको बोला पूछा गया है, देखते हैं तो ऐसा क्या आ गया।
कहता है अगर प्राइस फर्म का P इक्वल टू 2 है, तो इस टाइम पे सप्लाई क्या होगा, Y इक्वल टू 8P, तो 8 इंटू में 2 16 सप्लाई हो रहा है। तो हम प्रॉफिट फंक्शन निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू था P इंटू में Y, तो प्राइस है 2, टोटल आउटपुट आप 16 बना रहे हो, तो 32 आपके पास रेवेन्यू आ गया। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी आपने निकाला था वाई स्क्वायर अपॉन में 16, और वाई की वैल्यू 16 है, तो 16 स्क्वायर अपॉन में 16। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आया था, याद करो, 2 इंटू में के नॉट पे पावर 2/3, और के नॉट पे पावर 2/3 की वैल्यू थी 64, अभी निकाला था आपने। वो मतलब जो वैल्यू आपने ऊपर निकालना वही सब आपने पुट कर दिया। क्लियर है। पुट करने के बाद जब सॉल्व करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है -112 का। इट मीन आप नेगेटिव प्रॉफिट, आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं लॉस हो रहा है। तो फॉर्म मैक और लॉस ऑफ 112। तो पहले बोला था प्रॉफिट निकालो क्या होगा, तो वो आपने निकाल लिया, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है। अब बोला क्या फर्म को शट डाउन करना चाहिए या फर्म को ऑपरेट करना चाहिए। कहता है कि अगर फर्म शट डाउन करेगा, फर्म अगर शट डाउन करेगा, तो ये जो 128 का फिक्स्ड कॉस्ट आया था, मतलब इसको जो आप निकालोगे, ये जो 128 का फिक्स्ड कॉस्ट आया था, वो तो देना पड़ेगा ना। तो सो लॉस वुड बी 128। अगर मैं शट डाउन कर देता हूँ तो लॉस 128 का होगा। लेकिन अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है 112 रुपए का। तो सिंस 112 रुपए बेटर है इन कंपेयर टू 128 लॉस होने का, तो फर्म इज बेटर ऑफ प्रोड्यूसिंग इन शॉर्ट टर्म। और सिंपल सी बात है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम क्या आया था, 0 आया था ना। सिंस प्राइस आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बड़ा है, तो आपके मिनिमम ऑफ एबीसी से बड़ा है, इट मीन ये कंडीशन होता है किस चीज का, प्रोड्यूसिंग करने का। आपने बेसिक क्लास देखा था उसमें आप लोग को दिखाया, इफ पी इज ग्रेटर देन एबीसी इट मीन फर्म क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, लॉस में भी ऑपरेट करेगा। ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। That's it। आगे चलिए। चलिए अब आगे चलते हैं 6 का सी पार्ट। ओके, देखते क्या बोला। बोला कि कंसीडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विथ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और बोल दिया आपको कि एक कैपिटल में जो के है ना वो फिक्स्ड है, मतलब ओनली लेबर वेरिएबल है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द कंडीशनल फैक्टर डिमांड ऑफ लेबर एल स्टार एंड द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो कहता है कि ये जो नीचे 3 केसेस है ना, इन तीनों ही केस में आपके लेबर के डिमांड और प्रॉफिट में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ये पता है, इसलिए मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बच्चों को बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो ये आपके पास सीधे बुक से क्वेश्चन पूछा, ये 3 नंबर, मतलब मान लो कि सीधा क्वेश्चन बुक से कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या सब बोला, अगर वेज रेट और प्राइस ऑफ लेबर राइजेस, मतलब जो वेज रेट, अगर लेबर का जो प्राइस है वेज रेट अगर वो बढ़ता है तो एल स्टार और प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। और कैपिटल का जो प्राइस भी है अगर ये फॉल होता है तो क्या एल स्टार और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। और अगर आउटपुट का प्राइस अगर मान लेते हैं बढ़ जाता है तो क्या असर पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को सॉल्यूशन दिया था, तो इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मेरे पास गिवन है प्रोडक्शन फंक्शन दिस, जो कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, मतलब नॉर्मल सब कुछ सिनेरियो चल रहा है। एंड इनपुट टू इज अ फिक्स्ड, इनपुट टू जो मतलब कैपिटल है वो फिक्स्ड है। ठीक है, देखो सिंस इनपुट टू जो है आपका वो फिक्स्ड है, द कॉस्ट ऑफ इनपुट टू कैन बी ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड। ठीक है, अब बोला ओनली इनपुट वन इज अ वेरी, मतलब वो बस वो चेंज होगा। द कॉस्ट ऑफ इनपुट वन इज अ ट्रीटेड एज अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट वन इंक्रीजेस, अगर मान लेते लेबर, पहला केस में याद करो डब्ल्यू बढ़ रहा था, अगर लेबर का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा तो द वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। एंड ऑल्सो द फर्म इज ऑपरेटिंग विथ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सिंस फर्म डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में ऑपरेट कर रही है, द फर्म प्रोड्यूसेस लेस ऑफ द आउटपुट, तो फिर वो आउटपुट को कम करेगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है। द कंडीशनल फैक्टर डिमांड ऑफ इनपुट जो है बेसिकली वो फॉल करेगा, और देयर फोर प्रॉफिट ऑल्सो फॉल। सिंस कॉस्ट बढ़ रहा है तो लोग लेबर की डिमांड भी कम कर देगा फर्म, ऑन दैट टाइम लेबर की डिमांड कम हो रहा है, और लेबर की डिमांड कम हो रहा है, आउटपुट भी फिर कम बनेगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो प्रॉफिट और लेबर की डिमांड दोनों ही कम हो रही है इस केस में, जब वेरिएबल जो लेबर था उसका अगर प्राइस बढ़ता है। दूसरे केस में क्या था, कैपिटल का प्राइस कम हो रहा था। ठीक है, देखो कहता इफ द प्राइस ऑफ इनपुट टू फॉल, अगर कैपिटल का प्राइस फॉल करता है जो कि भी था, इंप्लाइज दैट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजिंग, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा तो एज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू इज फिक्स्ड, इट मेक्स द एक्स वन स्टार रिमेन अनचेंज। तो फिक्स्ड कॉस्ट के कम होने की वजह से एक्स वन जो इनपुट वन था, मतलब लेबर जो था, यहाँ पे एक्स वन का बेसिकली मतलब है एल। तो प्लीज थोड़ा कर, क्योंकि मैं ये बुक का आंसर लिख रहा हूँ, मतलब बुक में जो क्वेश्चन था वो एक्स वन एस टू के क्रॉसपॉन्ड में था, तो ये एक्स वन का मतलब यहाँ पे एल है, तो प्लीज यहाँ एल कर लीजिएगा। तो एल वन रिमेन अनचेंज रहेगा, बट जो
फिक्स्ड कॉस्ट कम हुआ है, इसके वजह से आप क्या करोगे, जो इनपुट प्राइस है बेसिकली वो फॉल हुआ है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट कम हुआ है तो जो प्रॉफिट है वो बेसिकली आपका इंक्रीज कर जाएगा ना। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपका लेबर के डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तीसरे पार्ट में बोला अगर प्राइस ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो क्या होगा, कहता व्हेन द प्राइस ऑफ आउटपुट पी इन राइजेस द फर्म वुड इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, फर्म डेफिनेटली आउटपुट को ज्यादा बनाएगा, which in turns means that x is one star increases। तो इसका मतलब क्या है कि लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एल कर लेना। एंड therefore the price and therefore the profit increases too as the input cost remain unchanged। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा और जो आपका इनपुट कॉस्ट है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। क्लियर है, मतलब कहने का मतलब सिंस इनपुट कॉस्ट जो है, वेज जो है वो रिमेन अनचेंज्ड है, तो डेफिनेटली इस बात में प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे ओनली आपका रेवेन्यू, सिंस क्या कर रहे हो आप, प्राइस बढ़ा तो आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, तो पी इंटू में वाई टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन कॉस्ट तो आपका सेम ही है। क्यों कॉस्ट सेम है, क्योंकि वेज रेट तो सेम ही है ना। समझ में आ रहा है इस तरीके से। सो आई होप आपको इसका ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया, सिक्स का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो 7, 5, 12 ये भी 15 मार्क्स का था, सिंपल था, आराम से डुएबल था। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। और पता है क्वेश्चन नंबर जो ये 7 है ना, कहाँ से स्टार्ट है, एक बार यहाँ से, ये भी हूबहू आपके बुक से सीधा पूछा गया, पर देखते हैं पहले क्या है। एक क्वेश्चन लेकिन अलग है, देखो क्या है। कहता इन अ सिंगल इनपुट, अगर मान लेते सिंगल इनपुट की बात करते हैं, मतलब मान लेते प्रोडक्शन सिर्फ लेबर का फंक्शन है, तो सिंगल आउटपुट प्रोडक्शन मॉडल वही है। वाई आर रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, क्यों रियल वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन फंक्शन है ऑफन टफ टू बी कॉन्वेक्स फॉर लॉ लेवल इनपुट एंड कॉनकेव फॉर हाई लेवल इनपुट। क्वेश्चन आपके बुक को यूज करके बोला गया है, लेकिन पता है ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपने क्लास 11th में भी पढ़ लिया है। कहता है अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन ओनली एक इनपुट पे डिपेंड करता है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन इज दी फंक्शन ऑफ लेबर ओनली, तो ऑन दैट टाइम इनिशियली कम आउटपुट पे और कैसे कम लेबर पे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो कॉन्वेक्स बनेगा। इट मीन शुरुआत में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा एट ए इंक्रीजिंग रेट, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स, और बाद में कॉनकेव बनेगा, इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो। मैंने बोला ये लेबर है, ये आउटपुट है। कहता है इनिशियली आपका जो लेबर जब बढ़ाओगे ना इनिशियली, तो आउटपुट आपका बढ़ेगा बट एट ए इंक्रीजिंग रेट। तो डायग्राम आपका बनेगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का बेसिकली मतलब है बढ़ना एट ए इंक्रीजिंग रेट। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ के बाद जब लेबर को बढ़ाओगे ना, तो फिर भी आपका आउटपुट बनेगा बट डायग्राम बनेगा कॉन्वेक्स, मतलब आउटपुट तो बढ़ेगा बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो एक टाइम पे लेबर को बढ़ाओगे, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर बाद में टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। बताओ ये किस चीज को बता रहा है, याद करो क्लास 12th क्लास 11, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोला व्हाट डज द प्रोडक्शन फंक्शन इंप्लाई अबाउट द कॉस्ट कर्व, ड्रॉ डायग्राम, जो भी है। चलिए, सो ये रहा सॉल्यूशन। तो मैंने थोड़ा उसी के हेल्प से एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि लेट आउटपुट बी क्यू एंड ओनली वन इनपुट वेरिएबल इज लेबर एल। सो बेसिकली एक वेरिएबल दैट इज लेबर है और आउटपुट क्यू है, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एल। ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, वन सेकंड गाइस। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया आउटपुट, ये रहा लेबर, ये रहा आउटपुट, और ये टोटल प्रोडक्ट बेसिकली। और इक्वल से आउटपुट का प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन है वाई का बेसिकली डायग्राम, जो इनिशियली इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, बाद में डिक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, कोस्ट आओगे तो पहले यहाँ पे आता होगा आपको याद हो, एमपी ऐसे बढ़ता था फिर फॉल होता था, और एवरेज प्रोडक्ट ऐसे रहता था। ये बना के फिर कोस्ट स्ट्रक्चर भी आप इसमें शो कर सकते हो डायग्राम में। आई थिंक मैंने यहाँ पे नहीं किया, आप इसको कर लेना। तो चलो समझाते हैं। कहता है कि पढ़ते हैं। कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विथ अ गिवन फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, एट फर्स्ट आउटपुट आपका इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, तो डायग्राम बनेगा कॉन्वेक्स। देन आउटपुट आपका इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो डायग्राम आपका बनेगा कॉनकेव। यही चीज बताना था। ऐसा क्यों बनता है, कहता इन फेज 1 जो पहला फेज था, पहले फेज में डायग्राम आपका बन रहा था कॉन्वेक्स, जहां पे आउटपुट इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट में। कहता इन फेज 1 में सिंस लॉ लेवल ऑफ लेबर है, मतलब लेबर कम है, तो रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल लेके चले तो रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन टाइपली की क्या होगा, आप बेटर यूटिलाइज करोगे चीजों का। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट होगा,
और इस वाले केस में जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो ज्यादा होता है, मतलब एमपीएल भी आपका पॉजिटिव होता है और एमपीएल इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होता है। दिस मींस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स इन फेज टू। क्लियर है? कहता सॉरी फेज वन, नॉट फेज टू, फेज वन। कहता है फेज टू में क्यों ये कॉनकेव बन गया? कहता है एज वी कीप इंक्रीजिंग लेबर वाइल कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर मान लेते जमीन है और जमीन को आप फिक्स रखोगे और उस पर खाली लेबर को बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम पे क्या होगा, वर्कर स्टार्ट शेयरिंग द सेम मशीन या सेम फील्ड को सेम ही जगह को शेयर करने का। जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए आपने 3 आदमी लगा दिया। कंजक्शन एंड क्राउडिंग अकर करेगा। each extra worker has less capital to work with, तो marginal product of labor being fall। और इससे एमपीएल भले मतलब आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, आउटपुट तो बढ़ेगा लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट। दिस मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉनकेव। ये आपका फेज टू, यही चीज आपको एक्सप्लेन करना था, डेट्स क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करें। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेवन का ये ए पार्ट वन था। देखते हैं बी पार्ट में क्या बोला। कहता है इन अ टू इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन, दो इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन है, अज्यूम टू एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट वाई। ठीक है, दो अलग अलग टेक्निक है। कहता है फर्स्ट टेक्निक है जहां पे लेबर एंड कैपिटल जो है आप बना रहे हो 6,2, और दूसरा टेक्निक है 2,6। इफ द मान लीजिए दो डिफरेंट डिफरेंट आपको दे रखा है, पता है यहाँ पे ना, आई थिंक मैंने ना देखो इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कराया है, स्किप इसलिए कराया है कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि इफ द टेक्नोलॉजी इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स सो दैट एनी वेटेज एवरेज जो भी गिवन है ऑफ द इनपुट बंडल प्रोड्यूसिंग वाई इज नॉट एफिशिएंट। इसको देखो मैथमेटिकल पूरा कंसेप्ट यूज करके आप प्रूफ तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रो के करस्पॉन्ड में थोड़ा सा, मतलब उस लेवल पे मैं वो फुल्ली मैथमेटिकल हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक्स का कुछ कंसेप्ट यूज ही नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया। बाकी कोई स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को अपने तरीके से इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट को यूज करके बना रहा होगा तो वो प्लीज मेरे को बताना। मैंने ट्राई किया था सॉल्व करने का, बट मेरे को वो फुल्ली मैथमेटिकल लग रहा था, मतलब मैं एज ए नंबर की तरह इसको ट्रीट करके तब उसको सॉल्व कर रहा था। तो बट फिर भी एक बार चेक करना, बाकी कोई किसी इसको आता होगा तो मेरे को बता देना। मैं सेवन का बी पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये 4 नंबर में था, इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। सो देखते बी पार्ट। कहता है कि आपके पास कंसीडर द प्रोडक्शन फंक्शन, एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, अज्यूम एल इज ग्रेटर देन वन, बोला लेट द प्राइस गिवन है पी इक्वल टू 9, बोला फाइंड द फर्म इनपुट डिमांड कर एल स्टार डब्ल्यू। मतलब एक प्रोडक्ट बहुत सी कितना क्वेश्चन सिंपल है। आई थिंक ये 4 नंबर का, ये 3 3 नंबर का ही था। ओके, बी पार्ट 4 नंबर का। कहते एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, आपको बोला प्राइस गिवन है और वाई इक्वल टू, मतलब ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, मतलब वाई इक्वल टू एफ एल, ये गिवन है, प्राइस गिवन है, आपको बोला लेबर डिमांड बताओ। आप सभी को पता है इस तरीके से निकालना है, बट फिर भी मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। और सी पार्ट का क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। सी पार्ट के क्वेश्चन भी हूबहू आपके बुक से, मतलब फेल्डमैन के बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, इसलिए मैंने इसका भी आंसर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ बनाने में, मतलब मेहनत नहीं लगी, मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका सोल्यूशन बच्चों को दिया हुआ था। देखो क्या है, द इनवर्स प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वन इनपुट एंड टू आउटपुट दे रखा था। वन इनपुट है, आउटपुट लेकिन दो है, इनपुट है लेबर एक, बट आउटपुट बना रहा है दो अलग अलग, वाई वन एंड वाई टू। बोला अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ इनपुट लेबर एल प्रॉब्ली इक्वल टू वन है, जो लेबर का प्राइस है वेज रेट वो इक्वल टू वन है। पहले पार्ट में बोला कि फाइंड करो किसका क्या, तो टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, दोनों ही अलग अलग, मतलब बेसिकली वाई वन एंड वाई टू का। पहले पार्ट में टोटल कॉस्ट क्या होगा और एमसी वन और एमसी टू, मतलब वाई वन के क्रॉसपोर्ट में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा और वाई टू के क्रॉसपोर्ट में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। और दूसरे पार्ट में बोला कि फर्म का सप्लाई फंक्शन वाई वन वाई टू निकालो इन टर्म्स ऑफ पी वन एंड पी टू सब्जेक्ट टू दी नॉन नेगेटिव प्रॉफिट कंडीशन। चलिए ठीक है, दोनों क्वेश्चन अगर आप समझ में आ गया, सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं, देखो सेवन का ए पार्ट में ट्राई कर रहा था मतलब, लेकिन मेरे को पूरा मैथमेटिकल ये लगा, इसलिए मैंने इसको फिलहाल के लिए सीख किया। किसी को डाउट, मतलब किसी ने सॉल्व किया हुआ अच्छे तरीके से तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर लेना। आते हैं, मतलब मेरे को बता देना कि ऐसे कर, सर ऐसे नहीं ऐसे करो, आप हो जाएगा, मतलब आप मेरे को गाइड कर देना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं सेवन का बी पार्ट। कहता है ये प्रोडक्शन फंक्शन है दिस, जो कि आपको नॉर्मली था ना, y इज इक्वल टू एक एफ ऑफ एल था, बोला कि एल स्टार निकालने के लिए और प्राइस गिवन 9 था। सेवन का बी पार्ट है जो 4 नंबर में पूछा गया। प्रोडक्शन फंक्शन गिवन था, प्राइस गिवन था, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं ना, एक बिंग प्रोड्यूसर में क्या करूंगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूंगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट। तो प्राइस के जगह पे मैंने 9 पुट कर दिया, वाई के जगह पे मैंने वाई प्रोडक्शन फंक्शन पुट कर दिया, डब्ल्यू एल की जगह पे जैसा का तैसा रह
फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, मेरे को लेबर डिमांड निकालना है, तो मैं प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू लेबर। मैंने विद रिस्पेक्ट टू लेबर डिफरेंशिएट किया, और इसको सॉल्व करने के पास मेरे पास जो आया वो 4 नंबर फ्री में दिए थे, फ्री में। क्लियर। सी पार्ट में याद हो, देखो क्वेश्चन आपके बुक साइज में मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया था, बच्चों को दे दिया था, इसलिए ये आपको अलग पेज में दिख रहा होगा। तो मैंने बस कॉपी पेस्ट किया, वहां पे बेसिकली ना जो इनपुट था वो एक्स था, इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, मैंने इसको काट करके एल कर दिया ऑलरेडी। तो ये देखो, ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन था जहाँ पे आउटपुट 2 है, इनपुट 1 है। क्लियर है। और इनपुट एल का जो प्राइस है वेजेट वो 1 है, सब कुछ फिर सेम है। कहता है सबसे पहले पार्ट में टोटल कॉस्ट फंक्शन बताओ। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होगा आपका वो क्या होगा, डब्ल्यू इंटू में एक्स, यही तो होगा। मतलब कि कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, जो लेबर है और इसको जो आप वेज रेट देते हो, वेज रेट है 1, लेबर आपका ये है, और एल की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। तो यही होगा ना, 1 इंटू में एल। तो 1 इंटू में एल, एल क्या है ये, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन, जो कितना सिंपल है। अब जैसे कॉस्ट फंक्शन आ गया, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू y1 जब डिफरेंशिएट करोगे तो mc1 आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y2 करोगे तो mc2 आ जाएगा। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। क्लियर है। कहता है फिर सप्लाई फंक्शन निकालो। सप्लाई फंक्शन की कंडीशन क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू mc। तो p1 इज इक्वल टू mc1, p2 इक्वल टू mc2, दोनों ही तो प्राइस से मैंने इक्वेट कर दिया। तो P1 इक्वल टू MC1 ये, P2 इक्वल टू MC2 ये। इस यहां से मेरे पास Y2 की वैल्यू आई थी P1 माइनस 2Y1, और इस Y2 की वैल्यू को जो भी आया था इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब Y2 के प्लेस पे। तो Y2 के प्लेस में मैंने पुट किया, क्योंकि मेरे को दोनों को अलग अलग निकालना था ना। तो इसको तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरे को कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर जाके मतलब क्या एलिमिनेट, मतलब Y1 में Y2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, Y2 में Y1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए Y2 के प्लेस पे मैंने ये पुट किया। इसको करने के बाद फिर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास Y1 आ गया इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, यही आपसे क्वेश्चन में बोला भी गया था। और जो भी Y1 आया है इसको जब मैं फिर यहाँ पे पुट करूंगा, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके Y2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। तो ये मेरे पास आया Y1 इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2, Y2 इन टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। सो ये प्रॉपर आपका इंटरमीडिएट माइक्रो का पेपर था, 2024 का पेपर था। बहुत अच्छा पेपर था, मतलब कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल था। मतलब ज्यादा क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल थे, ऐसा आप मान सकते हो। 50% जो क्वेश्चन था वो उसी से बनेगा जिसको अच्छे तरीके से कंसेप्ट आता है, और 50% बच्चा मतलब बना ही नहीं। 50% जो क्वेश्चन है वो बाकी तो कोई भी बना सकता है, बस कंसेप्ट आने चाहिए उसको, तो नॉर्मल भी आना चाहिए तो काम बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पेपर ये पूरा कवर हो चुका है। अगर आप मेरे सॉल्यूशन में कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आपको दिखता है तो प्लीज आप मेरे को इस नंबर पे 6203360410 पे कांटेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल टेक्स्ट कर दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन में यहाँ गलती है आप इसको ठीक कर लो, तो मैं पूरा उसको ठीक कर लूंगा। बाकी मैं चेक भी कर लूंगा, क्या पता। और आई होप हम लोग सेमेस्टर 4 में शुरुआत से मिलेंगे, सो डेट कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आपका ये पेपर हो चुका है। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।